हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट अरे। मैं रिजवान अहमद अंसारी। आज आपके लिए मैं क्लास 11th की सेट थ्योरी जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका मैंने इंट्रो वीडियो जो है बना करके अपलोड किया था आपके लिए, और आई होप आप देखे भी होंगे और उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि अभी तक कमेंट के हिसाब से तो हमें ऐसा ही लगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि अब अपने सिलेबस, अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो हम लोग है ना आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11th के लिए जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर सीरीज, ये आज जो है लेक्चर 2 है। ठीक है, किसका, कौन से टॉपिक का? सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी का आगे बात समझ में। सेट थ्योरी या कोई किताब इसे सेट्स भी लिख देता है। ठीक है, तो सेट थ्योरी चैप्टर का जो है आज हम लोग का लेक्चर 2 है क्लास 11th के लिए। इसमें कोई बोर्ड मायने नहीं रखता है। जैसे कहने का मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, हरियाणा बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, मतलब स्टेट बोर्ड जो भी है वो भी पढ़ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, और आईसीएसई वाले भी जो है इसको, मतलब क्योंकि उन लोग तो और पहले भी थोड़ी पढ़ा दी जाती है, लेकिन वो भी इसे देख सकते हैं और बिल्कुल ईजिली, क्योंकि ज्ञान है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 2 क्लास 11th के लिए, जो सेट थ्योरी का टॉपिक है। ठीक है, इसमें सेट थ्योरी में मैंने सबसे पहले आपको सेट का डेफिनेशन बताया था। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके लेक्चर 1 आप देख सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ जरूर बताई हुई थी कि सेट का डेफिनेशन क्या होगा, ये मैंने आपको जरूर बताया था। सेट को लिखने के तरीके कितने होते हैं? 2 तरीके होते हैं, वो भी मैं उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार छोटा सा स्नैपशॉट दे रहा हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि ये बातें आपके जहन में बैठ जाएँ, ये बातें आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें मतलब था टेबुलर फॉर्म, बोला था ना बेटा, टेबुलर फॉर्म एक रूप होता है, टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसे, या इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी इसे कहेंगे। और एक मैंने जो तरीका बताया था वो बोला था रूल मेथड। ठीक है बेटा, रूल मेथड, या इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, या इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बात समझ में। इसमें होता क्या है कि टेबुलर फॉर्म में सोच लो कि छटका छटका के अलग अलग कर करके लिखना है। जैसे मान लो सेट ऑफ वॉवेल्स मैंने कहा, तो आपको कभी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट ऑफ वॉवेल्स कहा तो जो वो सेट ऑफ वॉवेल होते हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। क्लियर है? लेकिन इसी चीज को एक रूल, एक नियम के तहत, एक खास नियम के तहत, एक पर्टिकुलर वे में अगर लिखना हो तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, जो स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं रूल मेथड, या फिर प्रॉपर्टी मेथड, या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे इसी बात को अगर हमें लिखना है इसमें, तो क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल एक्स मान लिया। ये एक्स क्या है? वो वेरिएबल है जो आगे लिखी हुई लाइन में क्या क्या अटेंड कर सकता है, यानी एक्स का कलर कैसा कैसा हो सकता है वो अटेंड करेगा। तो इसलिए मैंने इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी। एक्स क्या है? सेट वी का एलिमेंट है, और यहां पे हमने डबल डॉट ऐसे बनाया है, आप समझ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सच दैट। ऐसे बनाएंगे, या तो ऐसे एक बड़ा सा बार हम लगा देंगे जो वर्टिकल बार होगा। ठीक है, और यहां पे उसके बाद की कहानी लिखते हैं एक्स इज अ वॉवेल। एक्स क्या है? एक वॉवेल है। इसमें कहीं AEIOU का हमारा बात नहीं चल रहा है, लेकिन अगर देखें तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम ही निकल रहा है। ठीक है, तो यही जो है 2 तरीका है आपको लिखने का। आपको NCERT की भी प्रॉब्लम कराई जाएंगी। आप लेक्चर के साथ, वीडियो के साथ, सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहें तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा जरूर, और आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेक्चर कंटिन्यूअसली देखें तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी वॉच टाइम या फिर और सब किसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपका जो है लेक्चर कंटिन्यू देखना या सब्सक्राइबर बढ़ना, मैं खुद के लिए बोलूं तो एक एनर्जी प्रदान करता है, एक एनर्जी है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आप सब्सक्राइबर मेरे ना बढ़ें या फिर वॉच टाइम उतना ना जाए तो मेरी एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी उतनी ही रहेगी, चाहे 1 व्यू हो या 1 करोड़ व्यू हो, एनर्जी उतनी ही मिलेगी आपको वीडियो में। वरना मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा उस दिन जिस दिन तबीयत सही नहीं रहेगी या जिस दिन ऐसा लगेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोगों को जो है कुछ सेट में नोट पॉइंट हमें देखना है। जैसे मान लेते हैं कि एक मेरे पास सेट ए है और उसको हम लोग 1 2 3 4 करके लिखे हुए हैं।
सेट में एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। अब बच्चा सोचता है कि सर अगर कहीं पे अगर हमारा सेट बी है उसमें ए बी सी डी ऐसे हम लोग लिख दिए, लेकिन सर अगर काउंटिंग नंबर्स अगर आपको मिल जाए, डिजिट्स मिल जाए, नंबर्स मिल जाए, तो उसमें सर बड़ा छोटा कैसे करेंगे? तो कुछ बकलोलवा बच्चा होता है जो ऐसे करता है, सर ये 1 छोटा हो गया, ये 2 छोटा हो गया, ये 3 छोटा हो गया, ये 4 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अबे घोंचू ऐसा नहीं करना है, अरे बात समझ ये चीज जरा ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉन्ट छोटा हो गया है, फॉन्ट का साइज छोटा हो गया है, कैरेक्टर छोटा नहीं हुआ है, इसका कैरेक्टर वही है। और यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर छोटा है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी, ये कैरेक्टर बड़ा है। अरे बात समझ में? तो आपको जो है कैरेक्टर आपको छोटा करना है, फॉन्ट छोटा बड़ा नहीं करना, वरना ऐसा मत कर देना सर ये तो हो ही गया छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी। तो ये चीज जरा ध्यान में रखना, ठीक है ना। खैर, तो जनरली यही होता है कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ठीक। कभी कभार ऐसा होता है कि सेट के अंदर के एलिमेंट को भी हम लोग कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के दिल का, फेफड़े का, जिगर का दर्द क्या है। अरे बात समझ में, है ना। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि सेट में अगर कोई भी एलिमेंट लिखा है तो हर 2 एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा करके उसे अलग अलग करते हैं। आगे बात समझ में, ये डिस्कस भी किया था। यानी कि अगर हमने कहीं पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में कॉमा नहीं है तो ये 1 और 2 नहीं है, ये 12 है। यहाँ बीच में कहीं कॉमा नहीं है तो 345 है, ये 6 और ये 7 है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कॉमा अलग करता है 2 एलिमेंट को। कॉमा नहीं रहेगा तो चाहे आप भले ही यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, सेट थोड़ी कहता है कि ये 1 2 नहीं है, ये 12 काउंट होगा, ठीक है। ये बात बताया था मैं। तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको चाहूँ तो 2 1 3 भी लिख लूँ, सेट में ऑर्डर कभी मायने नहीं रखते। 3 1 2 लिखूँ, ये सब सेट आपस में क्या है, बराबर ही है। यानी सेट में उनके स्थान को, उनके लिखने के पोजीशन को अगर हम आगे पीछे कर दें, यानी उनके क्रम को, ऑर्डर को अगर हम आगे पीछे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट ये कहता है, सब पॉइंट आप नोट करते जाइएगा जितना बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप सोचेगा बोर्ड पे सर खूब अच्छा से एकदम छापे और उसको हम लिखें, तो इस भ्रम में ना रहिएगा, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, देखिए 60% से 70% तक तो मास्टर ये स्टूडेंट को अपाहिज बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि इतना ना छाप छुप करके दे रहे हैं कि बच्चे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं। तो बच्चे को जब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो बच्चा जब तक लिखेगा नहीं तब तक उसकी राइटिंग, तब तक उसका स्किल, तब तक उसका स्पेलिंग सुधारने का तरीका कैसे पता चलेगा। अरे बात समझ में, मैं ये नहीं कहता लिख करके देना, नोट्स देना गलत है, मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है ना कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद को उसके वजह से अपाहिज ही बना लेते हैं। तो आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताते हूँ, कम से कम देख देख के भी लिखिएगा ना तो समझिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी बोर्ड का पेपर आप देंगे तो उसमें लिखी हुई लाइन्स से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप कितना समझते हैं उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो वहाँ लिखना जरूरी है, तो लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। खैर, ज़्यादा बकवास नहीं, और ये बकवास नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर सेट में अगर कोई एलिमेंट, अगर सेट में कोई भी एलिमेंट एक बार आए या एक से अधिक बार आए, जितना बार भी है, काउंट एक ही बार होगा। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं, जैसे मैं अगर मैथमेटिक्स लेटर को लेकर के लिखूं MATHEMATICS, अगर मैं ऐसा लिखूं, मैथमेटिक्स जो मैंने लिखा है, मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके लेटर्स को अगर मैं सेट में अगर सजा करके लिखूं अलग अलग एलिमेंट को, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखूंगा और पूछा जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, कितने इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। तो आपको जरा ये ध्यान देना है, M एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 ना कहिएगा। क्यों? क्योंकि M ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। अरे बात समझ में। 7 नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप A आ चुका है। यानी कोई भी सिंबल, कोई नंबर, कोई कैरेक्टर एक बार आए या वो 1000 बार आए, काउंट एक ही बार होगा, ठीक है। A भी नहीं लिखेंगे, M भी नहीं लिखेंगे, T भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि T जो है रिपीट हो रहा है। I हम कहेंगे, C हम कहेंगे, S हम कहेंगे। यानी कितने लेटर्स टोटल हो रहा है? तो देखिए MATHEICS, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ऑसिलेटर है। आ गई बात समझ में? तो ये था सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करने में शायद 4 या 5 मिनट वीडियो चला गया होगा, जो भी है ना, खैर आपका रिवीजन ही हो गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। ध्यान दे करके पढ़िएगा। सेट थ्योरी जो है समझ लो रिलेशन एंड फंक्शन का हार्ट है। और रिलेशन एंड फंक्शन क्या, आप अलजेब्रा पढ़ लो, कैलकुलस पढ़ लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लो, कहीं पे भी चले जाओ, ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह एंट्री मारे रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एकदम स्ट्रांगली इसे समझना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको सबसे पहले बता रहा हूं नल सेट किसे कहेंगे। नल सेट, नल सेट, ठीक है बेटा। नल सेट को ही हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसे ही हम लोग वाइड सेट भी कहते हैं, वाइड सेट, ठीक है। तो आप इसमें चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, ए सेट कॉन्टेनिंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। बात खत्म। ए सेट कॉन्टेनिंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। अभी बच्चा सोचेगा सर आप तो बोल रहे हैं कॉन्टेनिंग, अभी यहाँ पे हैविंग लिख रहे हो। अरे बतिया जैसे में से मैं बत पाथवा डिफरेंस है भाई। देखो जो रटी हुई लाइन रहेगी वो अभी क्या 20 साल बाद भी पढ़ाएगा तो वही लिखेगा और वही बोलेगा, और जो समझी हुई लाइन रहेगी वो जो भी बोले मतलब वही निकलेगा जो डेफिनेशन है। और अपनी लाइन एग्जाम जो है ना, एग्जाम में अगर लिख कर आइएगा तो ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू रटी रटाई लाइन जो किताब में अगर ऐसे मिलती है। मैं नहीं कर रहा कि मैं किताब से भारी से पढ़ाता हूँ, वहीं से मैं भी आपको अभी क्या बोला, ए सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, बात एक ही है। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इट इज डिनोटेड बाई, इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं नल सेट को। हम क्या करेंगे ना, ऐसे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना करके छोड़ देंगे, या फाई, ये जो सिंबल होता है जीरो बना करके ऐसे और बड़ा सा डंडा डाल दीजिएगा यहाँ पे वर्टिकली, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, PHI लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई। ये ग्रीक सिंबल है। अरे बात समझ, जैसे होता है ना अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, उसी तरह ये फाई होता है। ये जो है शिव जी का है ना, जो आप सभी बोलते हैं ना शंकर भगवान का, तो उनका जो त्रिशूल है उसको हम लोग साई कहते हैं, मतलब इस शेप का होता है, इस साइज का। अरे बात समझ में? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फाई क्लियर है? तो सिर्फ फाई बना करके लिखेंगे या तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, एक अब यहाँ से सवाल शुरुआत होती है कि सर क्या मैं ऐसे बना करके अगर इसमें फाइल लिख दूं तो ये एम्प्टी सेट हुआ कि नहीं हुआ? ये बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अगर जब कभी भी आप अगर ऐसे बना के लिखेंगे, ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। अभी हमारा नेक्स्ट जो है दूसरा सेट जो होगा, जो दूसरा सेट होगा उसी का नाम है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। क्लियर है बेटा? सिंगलटन मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, ना एक से कम हो ना एक से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो वो क्या है भाई? सिंगलटन सेट है। तो ये हमारा फाई जो है, फाई यहाँ अगर मैंने लिखा तो ये सिंगलटन सेट है। फिर बोलोगे सर आपने तो कहा फाइनल सेट है। यहाँ लिखने का तरीका देखो, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ जाए, चाहे फाई ही क्यों नहीं आ जाए, तो वो एक एलिमेंट माना जाएगा। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो ही क्यों ना आ जाए, ये एक एलिमेंट है जो कि जीरो है। अरे बात समझ में? लेकिन अगर आप ऐसे करके इसके अंदर एक डॉट क्यों ना डाल दे, हाँ एक एलिमेंट है जो कि डॉट है। आपको बिल्कुल वैकेंट रखना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? या तो सिर्फ फाई बनाइएगा, इसको किसी ब्रैकेट में ना लिखेगा, तब भी ये क्या माना जाएगा? एम्प्टी सेट माना जाएगा। जब भी कर्ली ब्रैकेट अगर हम घेर देंगे दोनों तरफ से ना, तो वो हमारा सेट का रूप धारण कर लेता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो सिंगलटन सेट आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ चुका होगा। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बाय द वे मैं ऐसा बोल दूं कि x की वो सभी वैल्यूज लीजिए, या x को फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू r। क्लियर है जी? एंड रिप्रेजेंट, मैं अपने सवाल के रीड कर रहा हूं, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x इन
टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? x की वैल्यू निकालिए अगर x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 हो, जहां x क्या है, ऑल रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और तब उसी चीज को रिप्रेजेंट करिए या राइट कर सकते हैं रिप्रेजेंट की जगह, यानी लिखें x की वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में। अरे बात समझ में? तो जरा देखो, चलो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब x की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चा ऐसे लिखेगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25, यही होगा। क्या होगा पता नहीं, शायद नीचे वीडियो में ना, x इक्वल टू प्लस माइनस 5i, याद है? यही मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, जब भी अगर अंडर रूट माइनस 1 होगा, यानी ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, इसको i से दिखाते हैं। इस i का नाम आयटा है और इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट माइनस 1 होती है, जिसको आप लोग अंडर रूट कहते हैं, अंडर रूट माइनस 1। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मेरे कहने का मतलब यही क्लियर हो जा रहा है। x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू यहां रखे ताकि उसका स्क्वायर करने पे माइनस 25 आ जाए, बताइए। x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखे जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, माइनस 25। भाई दुनिया में कोई ऐसी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए। आप बताइए कोई है? तो कोई नहीं है। इसलिए x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। और आपको लेना क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो यहां फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, बोलेंगे कि यहां लिखेंगे बट x क्या है, रियल नंबर लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। या ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू खाली ब्रैकेट, ऐसे, यानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, मैं यहां हट जा रहा हूं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, एक मैं दूसरा रियल लाइफ से बेस्ड एग्जांपल लेना चाहता हूं। बोलता हूं कि नल सेट का कोई एग्जांपल बताइए। नल सेट किसे कहेंगे, बोलिए, नल सेट किसे कहेंगे? अब जैसे बोल दूं आपको सिंपल से एग्जांपल, सलमान खान के बेटा का नाम बताइए, क्या है, नल सेट है। समझ में आ रही है बात? उसका नाम नल सेट नहीं, उसके लड़का का, मतलब समझ में आ रही है बात? जैसे मैं पूछूंगा कि शाहरुख खान के लड़का या बेटे बेटियों का नाम क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं। आमिर खान के बता सकते हैं, अमिताभ बच्चन के बता सकते हैं, लेकिन सलमान खान की बोलूं तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। अब ये कौन बोल रहा है प्राइवेट तरह से, प्राइवेट है पब्लिक है ये मुझे नहीं मालूम है, बट जहाँ तक मुझे मालूम है पब्लिकली कि ऐसा कोई बेटा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शादी ही नहीं है। क्लियर हो गई ना बात? तो ये क्या है, बिल्कुल ही नल सेट है। जब सिंगलटन सेट होगा या पेयर सेट होगा तो फिर देखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दुनिया में वैसे सभी इंसान का सेट बनाइए, जैसे एक सेट बनाइए, यहाँ आपको आदमियों का नाम लिखना है, ये ब्रैकेट जरा ठीक से बनाइएगा, यहाँ आदमियों का नाम सजाना है। उन सभी आदमियों का नाम बताइए जो अमरणशील हो, अमरणशील मतलब जो इमॉर्टल हो। बताइए कोई ऐसा आदमी है दुनिया में जो रहने के लिए आया हो, कभी ना मरे? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई आदमी है जो दुनिया में आया हो और ना मरे। वो अलग बात है, सलमान खान का ही सॉन्ग है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो। अरे दुनिया में आए तो पढ़ाई भी तो पहले पूरा कर लो, हैं? दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा काम कर लो, लव कर लो तो लड़की से लव कर लो, हैं? अभी पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई बहन हैं। खैर, कोई ऐसा आदमी है दुनिया में जो हमेशा जीवित रहे, कभी ना मरे? ऐसा होगा ही नहीं। चाहे वो पीरो मुर्शिद हो, चाहे ऋषि, बड़े से बड़े ऋषि मुनि हो, सब के सब पर्दा कर गए, पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए, चले गए, ऐसा कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो चीज भी नल सेट में आएगा, एम्प्टी सेट में आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे देखें, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम लोग सेट पढ़ते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ए सेट लिख लो, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। लिख लीजिए, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जो केवल और केवल एक एलिमेंट रखता हो। ठीक है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is called सिंगलटन सेट। समझ जाना आगे। ठीक है,
क्लियर है? यानी जैसे अगर हमने एक सेट बनाया, यहाँ पर मैं लिख दिया 1 सिंगलटन सेट है, यहाँ मैं अगर बना दूँ 5 सिंगलटन सेट है, एक सेट बना दूँ 0 सिंगलटन सेट है, एक सेट बना दूँ D और x सच दैट x + 5 = 0 वेयर x बिलोंग्स टू R सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस इक्वेशन को x के जगह क्या भरे ताकि रखने पर सेटिस्फाई कर जाए, तो x की जगह -5 भर दूंगा तो यहाँ रखने पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी x की और वो क्या होगी? -5। -5 के अलावा आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बताइए जो LHS = RHS ला दे, तो क्या है? सिंगलटन सेट है। आगे बात समझ में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट के तरफ, और वो है पेयर सेट। पेयर सेट, PAIR, पेयर सेट। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, कपल। पेयर सेट यानी कि ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स या एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, जो आप लिखना चाहें। यानी ऐसा सेट जिसमें केवल क्या हो? ए सेट हैविंग, या कॉन्टेनिंग भी कर सकते हैं, हैविंग कीजिए या कॉन्टेनिंग लिखिए, बात देखिए। कॉन्टेन मतलब ही रखना ही होता है। ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली कहिए, ओनली कहिए या फिर एग्जैक्टली कहिए, मैं जितनी पॉसिबिलिटी हो मैं लिख रहा हूं। आप ये ऐसा कर सकते हैं, ए सेट हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, या ए सेट कॉन्टेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, या ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, जो आप स्टेटमेंट यूज करना चाहें। ठीक है, आप हैविंग का है या कॉन्टेनिंग का है, ओनली या एग्जैक्टली। अरे ये बात समझ में, इस हिसाब से लगा लीजिएगा। इज कॉल्ड पेयर सेट, जिसमें केवल और केवल 2 एलिमेंट हो, केवल 2 एलिमेंट मौजूद हो। जैसे अगर मैं कहीं पे लिखूं सेट A = 1, 2, बताइए ये पेयर सेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एब्सोल्युटली, दिस इज करेक्ट, ये हो सकता है। जो मैंने एक एग्जांपल लिखा, सेट B = x सच दैट x² - 25 = 0 वेयर x बिलोंग्स टू R, बताइए तो ये पेयर सेट हो सकता है कि नहीं? देखिए तो जरा सॉल्व करके, x² - 25 = 0। क्लियर है जी? यहां से क्या देखेंगे? x² = 25, तो क्या हो जाएगा जी? x की वैल्यू या तो +5 होगा या तो -5। आगे बात समझ में, यानी x की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू रखें तो जिसका स्क्वायर करने पर 25 आ जाए? तो 5 रखेंगे तब भी और -5 रखेंगे तब भी, दोनों हालात में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएंगी भाई? -5, 5। ये ध्यान में रखना एक चीज, ये मैथमेटिक्स में जब ऐसा वेयर करके लिखा रहता है या इफ करके लिखा रहता है ऐसा कुछ, तो ये समझ लीजिएगा क्वेश्चन का, ये प्रॉब्लम का ये पूछ है। किसी कुत्ते को, किसी जानवर को, किसी भी जानवर को अगर उसके मुंडी पे मारोगे ऐसे पैर से या किसी चीज़ से, तो शायद फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जब पूंछ पे अगर पैर रखोगे या मारोगे ना तो तुरंत घूम के काटेगा। वैसा ही है जब मैथमेटिक्स है, बनाने को प्रॉब्लम हम सब बना करके चले जाते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? कंडीशन जो क्वेश्चन का मेन रहता है, जो हार्ट है इसका, उसके साथ हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेना होता है कि इसी में का वैल्यू इसको सॉल्यूशन लेना है। अगर इसमें वो वैल्यू नहीं आती होगी तो हम नहीं ले सकते हैं, और हम इसे इग्नोर करके चले जाते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखना है आपका, बट x बिलोंग्स टू R, यानी x रियल नंबर होगा तो +5 -5 दोनों रियल नंबर है। अगर मैं यहाँ R की जगह ऐसा कह देता W, यानी कि होल नंबर होना चाहिए, तब भी ये है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं W की जगह क्या कर देता? इंटीजर कर देता I, तब भी ये हमारा +5 -5 दोनों ही सोल्यूशन होगा। लेकिन अब सॉरी मैं गलत बोल गया, गलत पढ़ा गया मैं, सॉरी मिस हो गया। W मतलब होल नंबर, होल नंबर जब रहेगा तो +5 -5 दोनों है। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 5 -5 होल नंबर के सेट में क्या हो गया? देख रहे हैं ना, यही होल नंबर का सेट है। एक बात बताइए, क्या कभी भी होल नंबर के सेट में +5 तो आएगा, लेकिन क्या -5 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो यहाँ -5 नहीं लेंगे और इसमें केवल और केवल क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा 5। तो ये पेयर सेट ना होकर के कहाँ चला जाएगा? सिंगलटन सेट में। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इंटीजर ही लिखना था उस टाइम में, लेकिन वो चाहे आप लिखने का कह लें या बोलने का, ठीक है, वो दोनों मिसमैच कर गया, मैच नहीं किया इसलिए। लेकिन जैसे ही दिमाग मतलब पकड़ में आई तो मैं तुरंत बोल देता हूँ कि नहीं भाई गलती हो गई, ठीक है। खैर, यहाँ अगर इंटीजर रहेगा तो इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, तो फिर दोनों ही सॉल्यूशन होगा, तो ये पेयर सेट है। अगर मेरा नेचुरल नंबर होता तो नेचुरल नंबर में ये दोनों आएंगे? नहीं आएंगे, -5 नहीं आएगा, सिर्फ +5 होगा। तो अगर इस कंडीशन से, क्वेश्चन के दिए गए कंडीशन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं कराते हैं तो बिल्कुल आप जो है धोखा खा सकते हैं।
फिर बाद में मेरी भी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, प्लस में ठुकाई होगी वो अलग। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, कितना हुआ है, 1 2 3 ना, 4 नंबर में चलते हैं। अब आप इसके बाद आप पढ़ लीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। मैं कोई रट के नहीं पढ़ाता हूँ, सबसे पहली बात। एक होता है ना कि पूरा रट लिए और इम्प्रेशन झाड़ने के लिए गए और इम्प्रेशन झाड़ रहे, ऐसा मेरे साथ भाई कोई केस नहीं है। ठीक है, हाँ। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या है, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है फाइनाइट सेट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, फाइनाइट सेट, और एक पढ़ेंगे नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग फाइनाइट पढ़ते हैं और इसको इनफाइनाइट नहीं पढ़ते हैं, इसको इन्फिनिट पढ़ते हैं, इन्फिनिट। ठीक है, ये इन्फिनिट है और ये फाइनाइट है। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय से कहते हैं, और ये जो है ना अपरिमित समुच्चय, यानी कि वैसा समुच्चय, वैसा सेट जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है काउंट कर सकें। यानी यहां आप लिख सकते हैं ए सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, काउंटेबल, 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 काउंटेबल मतलब होता है काउंट प्लस एबल, काउंट मतलब गिनना, गिनने के लायक हो, जिसमें गिना जा सके, गिनती की जा सकी है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहें, फाइनाइट सेट। जैसे a इक्वल टू हमने क्या किया 1 2 3 4, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5, तो इसमें काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ भाई, 1 2 3 4 5 है, 5 लाख 5 करोड़ कितना भी रहे, फाइनाइट सेट है ना। लेकिन इनफाइनाइट सेट में 1 2 3 4 लिखने के बाद डॉट 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 अगर मैं लगा दूं तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन इन्फिनिट सेट होता है। हम लोग इनफाइनाइट इनफाइनाइट बोलने लगते हैं, इन्फिनिट होता है। तो ये कौन सा सेट है जी, इन्फिनिट सेट है। और ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। क्लियर है। अब कुछ आदमी ऐसे भी समझा कर चले जाते हैं कि जब भी डॉट डॉट देख लेना ना तो समझ जाना इन्फिनिट है, जो कि कहना सही तरह से सही नहीं है। आप देखिए जरा, मैं यहाँ डॉट डॉट लगा करके और लास्ट में अगर मैं ऐसे 500 लिख दूं, अब बताइए ये फाइनाइट है कि इन्फिनिट है? फाइनाइट है। एक जो है लास्ट जो है पता चल जा रहा है ना लास्ट टर्म की, यहाँ तक जाना है, तो ये फाइनाइट है। अगर डॉट डॉट लगने के बाद में कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट कुछ भी ऐसा ना लिखा रहे तब वो इन्फिनिट है। और अगर लास्ट में लास्ट टर्म अगर आपको पता रहेगा तो वो इन्फिनिट नहीं बल्कि वो क्या है, फाइनाइट सेट है। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको पता चल गया। ठीक है, फाइनाइट सेट किसे कहेंगे? आपके जैसे एग्जांपल में रियल लाइफ से मैं बोलूं तो आपके फैमिली में टोटल कितने मेंबर है तो आप बता सकते हैं एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है या पेयर सेट है, सेट की भाषा में अगर मैं बोलूं तो। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ फाइनाइट सेट। अगर इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं तो बोलूंगा कि जैसे आसमान में कितने टोटल तारा हैं तो आप नहीं बता सकते, ये क्या है, इन्फिनिट सेट। जैसे बोलूं कि आपके सर में कितने, मेरे सर पे उतना बाल नहीं है, उसके बावजूद भी जो है इतने बाल हैं कि आपकी पूरी खानदान बैठ करके काउंट करेगी तब भी शायद जो है कम से कम 50-100 साल लग जाए। समझ में आ रही बात? एक एक बाल को अलग अलग करके, मतलब जस्ट मजाकिया तौर पे ही। ठीक है ना? ये सब क्या है, इन्फिनिट सेट है। आगे बात समझ में? तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल थे। अब आते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, यानी सीधी सी बात है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, या ऑफ दैट सेट, या ऑफ सेट ए, जो भी आप लिखना चाहें। यानी किसी सेट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वही उनका क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। आगे बात समझ में? जैसे अगर मेरे पास ऐसे लिख लिया a इक्वल टू, मान लो कि मेरे फैमिली मेंबर्स का अगर बात की जा रही है तो a इक्वल टू अगर मैं लिख दूं RIZU, अगर ये 4 मेंबर्स रहते हैं, अरे बात समझ में, तो बोलूंगा कि a का कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, n ऑफ ए लिख देते हैं। n ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में टोटल कितना एलिमेंट है बताइए तो? 1 2 3 4 हो गए। तो ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसा लिख दूं RIZWANAHM
ED। बताइए कार्डिनल नंबर इसका काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये 7 नहीं होगा। क्यों 7 नहीं होगा? क्योंकि ए हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आई होप आपको कार्डिनल नंबर भी समझ में आया होगा कि कार्डिनल नंबर कहते किसे हैं। ठीक है ना जी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट सेट जो है 4 5, ये तो 6 नंबर था कार्डिनल नंबर। ठीक है, 7 नंबर सेट में लिखिए, 7 नंबर में, 7 नंबर में इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है ना जी, इक्विवेलेंट सेट। देखो जी बेटा, इक्विवेलेंट सेट जो है, सबसे पहली बात, ए और बी, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if cardinal number of A equal to cardinal number of B। ज़्यादा बकवास नहीं समझ में आया? दो सेट इक्विवेलेंट तभी कहे जाएंगे जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। एलिमेंट्स सेम हो जरूरी नहीं है। अरे बात समझ, जरूरी क्या, उससे कोई टेंशन नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि कभी कभी आप जाते हैं गांव वगैरह में, देखे होंगे है ना, रूरल एरिया में, कि गांव की जो है कोई बूढ़ी औरत जो है, उसके पास अगर चीनी की ज़रूरत है उसे, ठीक है, तो वो आलू लेकर के घर से, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास आलू अगर उसके घर में उसके खेत से हुए हैं तो क्या करेगी, वो 2 किलो आलू लेकर के गई और वो दुकानदार को दे देगी। तो दुकानदार एक पल्ले पे आलू रख देगा 2 किलो और दूसरे पल्ले पे 2 किलो चीनी दे देता है उसे। मतलब भाव अगर ये सब सेम हो, जैसे आलू 20 रुपये है, चीनी भी 20 रुपये है। तो अरे बात समझ में, एक बात बता रहा हूँ मैं, तो 2 किलो आलू ये दे रही है और कितना ले रही है? 2 किलो चीनी। तो ये आलू और चीनी दोनों जो है ये हमारे इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे। इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि ये क्वांटिटी में बराबर है, क्वालिटी में बराबर नहीं है। अरे बात समझ में, इसलिए क्वालिटी अगर सेम रहेगी, यानी ये भी चीनी हो ये भी चीनी हो, या ये आलू हो ये आलू रहे, तभी जा करके ये इक्वल कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी दो चीज अगर शेप, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी हर तरीके से बराबरी पे खरा उतरती है, बराबरी अगर होती है तो हम उसे बोलेंगे इक्वल है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट है। आगे बात समझ में? 2 लड़कों का वजन कर लो, दोनों का 50-50 किलो वजन होगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है वेट के रिस्पेक्ट में। ये ध्यान में रखेगा ये सब बात। तो अच्छा, अब तो दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? बराबर हो। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई ऐसे, ए लिख करके इधर से इधर की तरफ तीर मारिएगा और इधर से इधर की तरफ, ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। यानी एग्जांपल में अगर मैं ले लूं, अगर सेट ए इक्वल टू कहीं लिखा है 1 2 3 4 और हमारे पास सेट बी इक्वल टू कहीं लिखा है ABCD, तो बताइए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं? ए और बी ऑफ कोर्स है। क्यों? बिकॉज क्यों नहीं, क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इक्वल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इक्वल कब कहलाएगा? तो जस्ट इसके बाद हम लोग लिखते हैं 8 पॉइंट में इक्वल सेट। इक्वल सेट, दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे? दो सेट इक्वल कब होगा? तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए आप, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ करके, और तब यहां से पहला में लिखिएगा, मतलब ये जो अब मैं बता रहा हूं ना, इक्वल यहीं पे लिख दे रहा हूं यार, क्या ज्यादा तामझाम। ठीक है बेटा, ध्यान में रखो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ पहला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ए और बी में का दोनों में का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, ऑल्सो एलिमेंट्स आर इक्वल, लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स आर इक्वल। और एलिमेंट्स भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जरा समय से साफ लिख दूं, वरना कुछ आंख वाले भी इसे ठीक से नहीं पढ़ेंगे। ऑल्सो एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए और एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो क्या बताइए, ए और बी दोनों आपस में बराबर है?
यहाँ पे तो नहीं, बराबर नहीं है तो नहीं है, तो ऐसे काट देंगे। तो इसको कैसे दिखाएंगे, बराबर है तो a इक्वल टू बी। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा लिख दूँ 4 1 2 5, बराबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 है, सॉरी इसमें 3 और इसमें 3 नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। अब बराबर है तो हाँ बराबर है, ठीक है। तो ये आज के लिए हम लोग अभी टाइप्स ऑफ सेट्स में इतना ही रहने देते हैं। आगे अब हम लोग कुछ अनदर टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन सब सेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये जो 4-5 सेट का मैंने जो आपको नाम लिया, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये 5 सेट जो है ये अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है, सेट का टाइप है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी तक के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपसे मिलेंगे लेक्चर 3 में इन सब सेट के साथ, सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, और आप चाहें तो पढ़ के भी पहले से आप रिवाइज कर सकते हैं। एक मैंने बोला सबसेट, दूसरा मैंने बोला सुपर सेट, तीसरा मैंने बोला प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, चौथा मैंने बोला प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, पावर सेट, फिर पांचवा मैंने बोला यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ये 5 सेट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसजॉइंट सेट किसे कहेंगे, डिसजॉइंट सेट किसे कहेंगे, इंटरसेक्शन सेट किसे कहेंगे, इंटरसेक्शन सेट किसे कहेंगे। फिर आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ाऊंगा। अरे बात समझ में। तो ये तभी आपकी पढ़ाई होगी जब ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ाई होगी, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये 4 ऑपरेशन होता है सेट में। जैसे अलजेब्रा में होता है ना, जोड़ घटा गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसी तरह 4 ऑपरेशन इसमें होता है सेट में। एक होता है यूनियन, दूसरे को कहते हैं इंटरसेक्शन, तीसरे को डिफरेंस और चौथे को कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तब वो पढ़ लेंगे, तब ये 3 सेट हमें वहाँ पढ़ने को मिलेगा। आ रही बात समझ में। तब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम वगैरह हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़े थोड़े करके ही पढ़ाना और पढ़ना आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर आप अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए यूज़र हैं आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथियों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। और नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि मनोबल टूट जाएगा, लगे हुए हैं, ठीक है। आपको जितना अच्छा हो सके मैं ज़रूर आउटपुट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, बेशक वो साथ है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में। अगर अपना ईमान सही है और वो साथ है अल्लाह, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। क्यों? क्योंकि देने वाला वही है, वही आपके दिल में इतनी मोहब्बत देगा, आपके अंदर टैलेंट देखा कि सभी आपसे मोहब्बत करेंगे, और आई होप आप भी मोहब्बत करते रहेंगे। यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। कहने का सेंस ये होता है दैट दिस इज़ नॉट एन एटीट्यूड। ये कहने का सिर्फ ये है कि किसी की तलवा चाटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप अपनी काम ईमानदारी से करते रहें। कहते हैं ना कि माँ बाप का पैर पकड़ लो, दुनिया में किसी की पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में नए टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।